हेलो एवरीवन। सो कल अपन ने पैराथायरॉयड हार्मोन देखा था। आज अपन स्टार्ट करते हैं कैल्सिटोनिन से। सो लेट्स सी इट। कैल्सिटोनिन कैल्सिटोनिन सो जैसे अपन ने थायराइड ग्लैंड देखी थी तो अपन ने देखा था कि ये थायराइड ग्लैंड का अपन ने सेक्शन लिया, कोई भी उसके बीच में अपन को बड़ी बड़ी सेल्स देखने को मिली थी। ये जो सेल्स थी इनको अपन ने नाम दिया था फोलिकुलर सेल्स। फोलिकुलर सेल्स, इन्हीं के बीच में कुछ छोटी छोटी सेल्स होती हैं देखने को, इनको बोलते अपन पैरा फोलिकुलर सेल या फिर सी सेल्स। तो इन सेल्स से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो होता है कैल्सिटोनिन, सीक्रेटेड बाय पैरा फोलिकुलर सेल्स या फिर इसको अपन बोले सी सेल्स, जिसका नाम है, आप ध्यान में रखें इसको। सीक्रेट करता है कैल्सिटोनिन को। और देखते हैं इसमें 31 एमिनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड होता है। 31 एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड सीक्रेट कब होगा? जब बॉडी के अंदर या फिर अपन बोले ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम +2 या फिर मैग्नीशियम आयन ज्यादा हो जाए, उस टाइम पर इनको कम करने के लिए जो सीक्रेट होता है वो होता है कैल्सिटोनिन। 31 एमिनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड होता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है, ब्लड स्ट्रीम में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन अगर ज्यादा हो जाएं तब सीक्रेट होगा, सीक्रेशन होगा कैल्सिटोनिन का। ये इसलिए होगा ताकि इनका लेवल वापस से कम किया जा सके। तो अपन बोल सकते हैं कैल्सिटोनिन इज ए ब्लड कैल्शियम लोअरिंग एजेंट, यानी कि ब्लड कैल्शियम कम करता है। ये आप ध्यान में रखें पॉइंट, ब्लड कैल्शियम लोअरिंग एजेंट। अपन ने 3 हार्मोन देखे थे स्टार्टिंग में, एक पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिट्रायोल एंड कैल्सिटोनिन। कैल्सिट्रायोल अपन अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद में, लेकिन अपन ने देखा था उस टाइम पे जो पैराथायरॉयड होता है और कैल्सिट्रायोल होता है या फिर अपन बोले विटामिन D3, ये दोनों ब्लड कैल्शियम बढ़ाते हैं। और ये एक अकेला ऐसा हार्मोन इन तीनों में से जो कि ब्लड कैल्शियम घटाएगा, या फिर इसको अपन बोले ये होते हैं एंटागोनिस्ट पैराथायरॉयड के या फिर कैल्सिट्रायोल के। अब घटाएगा कैसे? या तो कर दे कैल्शियम +2 का एक्सक्रेशन किडनी के थ्रू, या फिर अगर अपन बोन्स की बात करें तो बोन्स के अंदर ओस्टियोब्लास्ट जो सेल होती है उनका प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ओस्टियोब्लास्ट। इनका प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगा तो डिपोजिशन ज्यादा होगा मैट्रिक्स के अंदर, बोन के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन ज्यादा करेगा, ब्लड स्ट्रीम में कम करेगा, या फिर अपन बोले इनहिबिट करता है ओस्टियोक्लास्ट को। तो ये दोनों पॉइंट इसी के हैं। बोन के अंदर ओस्टियोब्लास्ट सेल जो होती है उनको इंक्रीज करेगा या फिर प्रमोट करेगा, और ओस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करेगा, सप्रेस करेगा। तो इसी तरह से अपन ने देखा इनको, और इसमें थोड़ा आगे चलते हैं। अब जैसे कि अपन जानते हैं जो कैल्सिटोनिन होता है वो बोन्स के अंदर कैल्शियम को बढ़ाता है। तो अपन लिख सकते हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ग्रोथ, इन टाइम पर कैल्शियम की नीड ज्यादा होती है। नीड ज्यादा होगी तो कैल्शियम को स्टोर करेगा बोन्स के अंदर, या फिर अपन बोले बॉडी की स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा। तो इन सिचुएशन के अंदर भी ये काम आता है, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड ग्रोथ के अंदर। और जो इसका सीक्रेशन को प्रमोट करते हैं, इसके सीक्रेशन प्रमोटर जो होता है, जो कि पोटेंट प्रमोटर है,
पोटेंट का मीन्स होता है बहुत ज्यादा प्रमोट करने वाला, वो जो सीक्रेटर है उसको बोलते हैं अपन ग्लूकागोन प्लस गैस्ट्रिन। ये पैनक्रियाज का हार्मोन है, वो जीआईटी का हार्मोन है। इन दोनों का आपस में रिएक्शन के बाद में जो इफेक्ट आता है उसी को अपन प्रोमोटर इफेक्ट बोलते हैं। वही प्रमोट करेगा, यानी कि ग्लूकागोन और गैस्ट्रिन आपस में मिलकर एक पोटेंट स्टिमुलस देते हैं कि कैल्सिटोनिन सीक्रेट हो, फिर कैल्सिटोनिन सीक्रेट होता है। और एक पॉइंट देखिएगा आप इसमें, अपन ने देखा था पैराथायरॉयड हार्मोन, और अपन लेते हैं कैल्सिटोनिन। पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ाता है, कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है ब्लड के अंदर कैल्शियम कम करता है। अब इन दोनों का आपस में रिवर्स इफेक्ट है, तो यहीं पे एक नाम दिया जाता है इनको, रेसिप्रोकल इनहिबिटरी मैकेनिज्म। कहने का मतलब है, रेसिप्रोकल का मतलब अपोजिट है एक दूसरे का, इनहिबिटरी मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को इनहिबिट करते हैं, सप्रेस करते हैं, क्योंकि दोनों एंटागोनिस्ट एक्शन शो करते हैं। अपन ने पहले ही देखा था, मैकेनिज्म है ही अपने आप में ये। सो पैराथायरॉयड और कैल्सिटोनिन का अगर कोई पूछे कि कौन सी मैकेनिज्म शो करते हैं, तो उसका नाम आएगा रेसिप्रोकल इनहिबिटरी मैकेनिज्म। सो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अपन ने देख लिए इसके कैल्सिटोनिन के। अब अपन देखते हैं विटामिन D3, या फिर जिसको अपन बोलते हैं कैल्सिट्राइयोल। कैल्सिट्रायोल विटामिन D3, या इसको बोले कोलेकैल्सिफेरोल। कोलेकैल्सिफेरोल, तीनों एक ही नाम है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो विटामिन D3 है वो है इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी। ये होता है इनएक्टिवेटेड। अब अपन देखेंगे विटामिन D3 से लेकर जो भी फुल्ली डेवलप्ड या फिर अपन बोल रहे फुल्ली एक्टिवेटेड फॉर्म जो होती है विटामिन डी की, वो कैसे बनती है। तो मानते हैं अपन ये कोई एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सेल स्किन की, यहां पर मिलेगा अपने को देखने को एसीटेट, एक कंपाउंड जो कि चेंज होगा 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल में। 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल में चेंज हुआ, इसके ऊपर वर्क करेगी सनलाइट। सनलाइट से मतलब होता है अपना यूवी रेज का। सनलाइट है उसका रेफरेंस अपन ये लेते हैं कि उसमें यूवी रेज निकलती हैं और वो 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को चेंज करेंगी। सबसे पहले देखिए आप इसको, एपिथेलियल सेल्स थी स्किन के अंदर, वहां पर मिलता था एसीटेट, उसने बनाया एक कंपाउंड इसको बोलते अपन 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। उसके ऊपर फाइनली वर्क करेगी सनलाइट और चेंज करेगी उसको 7 हाइड्रोक्सी, इसको चेंज करेगी प्री विटामिन D3 के अंदर। प्री विटामिन D3 जो होता है उसको अपन बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरोल। इसमें चेंज किया, इसने 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल था, इसके ऊपर वर्क किया सनलाइट ने, इसको चेंज किया प्री विटामिन D3 के अंदर, कोलेकैल्सिफेरोल के अंदर। अब यही कोलेकैल्सिफेरोल जाएगा लीवर के अंदर। लीवर के अंदर जाने के बाद लीवर के अंदर एक एंजाइम देखने को मिलता है जिसको अपन बोलते हैं 25 हाइड्रोक्सिलेज। 25 हाइड्रोक्सिलेज इसको चेंज करेगा 25 हाइड्रो कोलेकैल्सिफेरोल में। देन ये वापस से जाएगा और जाकर के किडनी के अंदर अपना वर्क करेगा। किडनी में अगेन एक एंजाइम देखने को मिलेगा जिसको अपन बोलते हैं 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज 25 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल
कोलेकैल्सिफेरॉल को चेंज करेगा 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल में। ये होता है एक्टिवेटेड विटामिन डी। इसको लिखिए अपन एक्टिव या फिर एक्टिवेटेड विटामिन डी। इसको एक शॉर्ट में नाम भी दिया जाता है 125 DHCC। ये इसका नाम है। एक बार पूरी मैकेनिज्म अपन दोबारा देखते हैं स्टार्टिंग से। एपिथेलियल सेल्स थी स्किन के अंदर, उसमें एसिटेट था, एसिटेट चेंज हुआ 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के अंदर। देन धूप पड़ती है स्किन के ऊपर, सनलाइट, उसके अंदर यूवी रेज होती है, यूवी रे चेंज करती है इसको प्री विटामिन D3 के अंदर। देन प्री विटामिन D3 चेंज होता है विटामिन D3 के अंदर, इसी को अपन बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल। और कोलेकैल्सिफेरॉल मूव करके जाता है लिवर के अंदर विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड के थ्रू मूव करके गया लिवर में, वहां एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है 25 हाइड्रोक्सिलेज। ये इसको चेंज करता है 25 हाइड्रो कोलेकैल्सिफेरॉल के अंदर। इसके ऊपर वर्क करेगा देन 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ये मिलता है एंजाइम किडनी के अंदर। ये इसको चेंज करेगा 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल के अंदर। इसको शॉर्ट में बोलते हैं 125 DHCC। और यही होती है इसकी एक्टिवेटेड विटामिन डी फॉर्म। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। ये नाम आप याद में रखें इसको, कि काफी बार पूछा जाता है। और ये पूरी मैकेनिज्म भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है कि विटामिन D3 से जो एक्टिवेटेड विटामिन डी है उसके सिंथेसिस की मैकेनिज्म लिखिए। यहां पर आप लिखिए इसको हाइड्रोनी हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी, या फिर उसको शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं 25 OH कोलेकैल्सिफेरॉल। इस वाले की जगह बता रहा हूं मैं आपको। हाइड्रोक्सी है, उसको अपन शॉर्ट में OH भी लिख सकते हैं, इसलिए। अब आगे चलते हैं इसमें। अपन ने देखा इसमें सनलाइट की नीड पड़ी है अपने को सिंथेसिस के अंदर। जो भी पहला पॉइंट था, स्किन के अंदर 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जब चेंज होता है प्री विटामिन D3 में, उस टाइम पर सनलाइट की नीड पड़ती है अपने को। अब अपन मानते हैं ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, ये इसका एक्सट्रीम नॉर्थ पार्ट हो गया, ये हो गया इसका एक्सट्रीम साउथ पार्ट। ये सन मान लेते हैं अपन, इधर 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 इधर। अगर अपन इधर की बात करें, अर्थ अगर घूम रही है, चलो आप उधर से समझिए, सन उधर है, अर्थ here रोटेट हो रही है, तो जो भी एनिमल एक्सट्रीम नॉर्थ पार्ट में रहेंगे, जो भी एक्सट्रीम साउथ पार्ट में रहेंगे, वहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी। या फिर जब अपन बोले इसके अलावा किसी के फर हो बहुत ज्यादा, या फिर जो इनसाइड केज हो, या फिर अपन बोले पैक्ड केज, तो इन सब एनिमल, इन सब कंडीशन के अंदर कोई एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट में रह रहा है अर्थ के, कोई एक्सट्रीम साउदर्न पार्ट में रह रहा है, किसी के फर बहुत ज्यादा है शरीर पे, या फिर कोई घरों के अंदर ही रह रहा है, जो भी उनके केज हैं जानवरों के, उनके अंदर रह रहे हैं। कुल मिला के कहने का मतलब यही है, जिस भी एनिमल के ऊपर सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, उनको फिर दिए जाते हैं सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स ऑफ विटामिन डी, ताकि उनके अंदर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना आए। ऐसा इसलिए दिया जाता है। अब अपन यही बात कर लेते हैं फंक्शन क्या हुए फिर इसके विटामिन डी के। तो फंक्शंस के अंदर आ गया तो बोन मिनरलाइजेशन, बोन के अंदर जो मिनरल्स है उनका डिपोजिशन करने में हेल्प करता है विटामिन डी। और एक एब्जॉर्प्शन करवाता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है कैल्शियम का एंड फोस्फेट का, कैल्शियम आयंस का और फोस्फेट आयंस का इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन करवाएगा, इंटेस्टाइन से, और लेके आएगा ब्लड में। और अपन ये पहले ही देख चुके हैं कि पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिट्रायोल दोनों ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं। और इसमें आगे एक दो पॉइंट देख लेते हैं।
एक आता है मिल्क फीवर, इसको बोलते अपन पार्चुरिएंट हाइपोकैल्सीमिया, या फिर इसको बोले अपन पार्चुरिएंट पैरासिस। तीनों एक ही नाम है, मिल्क फीवर बोल दें पार्चुरेंट, हाइपोकैल्सीमिया बोल दें पार्चुरेंट, पैरासिस बोल दें। ये कंडीशन आती है एनिमल्स में, मेनली अपन बात करें अगर कैटल की, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, या फिर अपन बोले पोस्टपार्टम, आफ्टर पार्चुरेशन। आफ्टर पार्चुरेशन यानी पार्चुरेशन के जस्ट बाद जो इवेंट होते हैं उनको बोलते हैं अपन पोस्टपार्टम इवेंट्स। तो इस कंडीशन के अंदर जो हाई मिल्किंग एनिमल्स होते हैं, हाई मिल्किंग एनिमल्स जितने भी होते हैं उनके अंदर एकदम से कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, और यही कंडीशन कहलाती है मिल्क फीवर, पार्चुरेंट हाइपोकैल्सीमिया या फिर पार्चुरेंट पैरासिस। यानी कि जो बहुत ही ज्यादा दूध देने वाले जानवर होते हैं उनमें पार्चुरेशन के बाद में बॉडी में एकदम से कैल्शियम की कमी आ जाती है, तब जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको अपन बोलते हैं मिल्क फीवर या फिर पार्चुरेंट हाइपोकैल्सीमिया या फिर पार्चुरेंट पैरासिस। इसी से मिले जुले एक दो टर्म है, रिकेट्स एंड ओस्टियोमैलेशिया। अगर बचपन के अंदर या फिर अपन बोले यंग कंडीशन के अंदर कैल्शियम कम हो जाए तो जो डिफॉर्मिटी आती है उस कंडीशन को बोला जाता है रिकेट्स, यानी कि हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, उनका लाइफ या फिर अपन बोले पोरोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएंगी, बोन सॉफ्ट हो जाएंगी। इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं रिकेट्स, बोन्स की बीमारी होती है। अगर ऐसी ही कंडीशन अगर अडल्ट स्टेज में आ जाए, अडल्ट स्टेज या फिर अपन बोले लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, तब जो कंडीशन आती है उसको अपन नाम देते हैं ओस्टियोमैलेशिया, यानी कि वापस बोन की कमजोरी, बोन सॉफ्टनिंग, या फिर बोले इसको बोन सॉफ्टनिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसके अंदर। रिकेट्स यंग एज में होता है, ओस्टियोमैलेशिया लाइफ की लेटर स्टेजेस में होता है या फिर अडल्ट स्टेज में होता है। आप सब ये ध्यान में रखें। सो आज के लेक्चर में अपन इतना ही रखते हैं, अगले टाइम जब मिलेंगे तो स्टार्ट करेंगे अपन पेनक्रियाज या फिर इसके हार्मोन से। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।